गुड इवनिंग बच्चों। और एक बार फिर मैं आपके लिए क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर 2 रशियन रिवॉल्यूशन और सोशलिज्म लेकर के आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने 1.2 हेडिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया था। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे हेडिंग टॉपिक 1.3 दिखाई दे रहा होगा आपको, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 जो मैंने बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक सोशल चेंज यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे आ रहा था और तीन तरह के व्यक्ति, तीन तरह की विचार, तीन तरह की सोच वाले व्यक्ति, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, और ये तीनों नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को कैरी करने वाले थे। यानी ये तीनों ही राष्ट्रवादी थे, लेकिन राष्ट्र का जो एक नज़रिया था वो तीनों का अपने अपने तरीके से था, अलग अलग तरीके का था। लिबरल्स कुछ अलग तरीके से एक राष्ट्र की कल्पना करते थे, रेडिकल्स कुछ अलग तरीके से और कंजर्वेटिव कुछ अलग तरीके से। ये हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियोस में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। बच्चों, अब हम लोग एक इस चैप्टर का मेन जो थीम है या मेन जो टॉपिक है, सोशलिज्म यानी समाजवाद, ये क्या होता है, इसमें कौन से फीचर्स होते हैं, यूरोप में ये कैसे, ये सोच कैसे विकसित हुई, कैसे लोगों के दिमाग में सोशलिज्म आया, क्या आया, कैसे आया, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप आपकी स्क्रीन पे। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. शायद एक सबसे ज़्यादा दूर दृष्टि वाला, दूर तक पहुंचने वाली सोच कि समाज को किस तरीके से बनाया जाए, समाज को किस तरीके से रीस्ट्रक्चर्ड किया जाए, यानी उसको फिर उसकी स्थापना की जाए, फिर से एक नया सामाजिक ताना बाना बनाया जाए। उनमें जो सबसे लंबी पहुंच वाला जो विचार था वो था सोशलिज्म। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, मिड 19th सेंचुरी मतलब 1815 ऑनवर्ड, 1850 के बाद इन यूरोप, सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। सोशलिज्म, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसने सबसे ज़्यादा आकर्षण अपनी तरफ खींचा। कहने का मतलब ये कि यूरोप में 1850 के बाद समाजवाद नाम की जो विचारधारा थी वो यूरोप के लोगों में किसी न किसी रूप में आने लगी। सबसे ज़्यादा लोगों ने इस विचारधारा को पसंद किया या नहीं किया ये बात अलग थी, लेकिन इस पर डिस्कशन, डिबेट, वार्ता, बहस ये होने लगी। समाजवाद के गुण, समाजवाद के दोष, जो भी है, समाजवाद, हर तरफ समाजवाद।
अब ये क्या है देखो, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। अब सोशलिज्म के बारे में समझिए। जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो निजी संपत्ति के खिलाफ होते हैं। यानी किसी भी तरह की कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे जमींदार सामंत या जो होते हैं ना, कि जिनके 1000 एकड़ जमीन है, किसी की 100 एकड़ जमीन है ना। तो जो समाजवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो इसके खिलाफ होते हैं कि ना ना, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो होना चाहिए सब सरकार का होना चाहिए। एंड उनके दिमाग से, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। और वो मानते थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो निजी संपत्ति है, ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उसकी जड़ है। जितनी भी, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं उनकी समाजवादी विचारधारा के अनुसार, कि कुछ लोग, एक आदमी है जिसके पास 2000 एकड़ जमीन है और उसी जगह रहने वाले 200 ऐसे परिवार हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। 200 परिवार हैं, उनके पास बिल्कुल जमीन है नहीं है, वो दूसरे की मतलब जमीन में किराए पे लेकर मजदूरी करते हैं या मजदूरी करते हैं। और एक आदमी है जिसके पास 2000 एकड़ जमीन है। तो बच्चों, ये यहां पर असंतुलन हो गया है ना, इम्बैलेंस हो गया। तो क्रांति होगी, विद्रोह होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, यानी हर तरह की सामाजिक बुराई पनपेगी। लेकिन यदि वो निजी संपत्ति उस आदमी के पास न होती, वो सारी जमीन सरकार की होती, सरकार बराबर बराबर सभी परिवार को बांट देती, भैया सबको हम बराबर बराबर, या जिसके परिवार में जितने सदस्य हैं या जिसको जितनी जरूरत है जमीन की, ये सरकार तय करती और सरकार उसके अनुसार जमीन बांट देती और कहती कि आप इसमें खेती करिए, सरकार को इसका किराया दीजिए। ठीक है, तो सब बराबर। ठीक है, उनका मतलब एक विचार था, सब बराबर, किसी में कोई अकड़ नहीं रहती कि नहीं मैं 2000 एकड़ का मालिक हूं, और ना उस गरीब मजदूर को ये दुख होता है कि नहीं हमारे पास बिल्कुल जमीन नहीं है, मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन जमीन हमारी नहीं है, सब बराबर हो जाते। तो इस तरह की सोच थी समाजवादियों की। वाई, अब यहां लिखा हुआ है, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। वाई? Individuals owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. तो समाजवादियों की ये सोच क्यों थी? क्योंकि जो प्रॉपर्टी ओन करने वाले हैं, यानी जो संपत्ति के मालिक हैं, मान लो कि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का मालिक है, वो जरूर रोजगार देता है अपनी फैक्ट्री में 200-400, 2000, 10,000 जो भी है लोगों को वो रोजगार देता है। ठीक है, लेकिन रोजगार देने से उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उसको फायदा हो, उसको प्रॉफिट हो, उसको गेन हो। एक उद्योगपति, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, भले ही उसकी इंडस्ट्री में 2-4 हजार लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन उस इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उस उद्योगपति का मुख्य उद्देश्य होता है फायदा कमाना। और वो लोग जो उसको फायदा पहुंचवा रहे हैं, जो उसको कमा कर दे रहे हैं, उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिनकी मेहनत से वो फायदा कमा रहा है, उनके कल्याण के बारे में उसको कोई परवाह नहीं रहती। उस उद्योगपति को, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई परवाह नहीं रहती। ठीक है, लिखा हुआ यही, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, है ना। जो लोग उसकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं, फायदा कमाने वाली प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनके कल्याण से उसको कोई लेना देना नहीं होता। सो इफ सोसाइटी एज अ होल rather than single individuals control property, more attention would be paid to collective social interest. तो समाजवादियों का मानना था कि अगर समाज, देखो समाजवादी,
समाजवादी यानी जो समाज की कल्पना करे, इंडिविजुअल व्यक्ति की कल्पना ना करे। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष, और सोसाइटी यानी ढेर सारे व्यक्तियों से मिला हुआ जो ग्रुप बना, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। तो समाज, तो अगर समाज किसी भी संपत्ति को एक आदमी की बजाय पूरा समाज कंट्रोल करे, यानी पूरा समाज उस पर नियंत्रण रखे अगर प्रॉपर्टी को, तो सभी के सामाजिक हितों पर सबका ध्यान रहेगा। सभी के सामाजिक हितों पर कि किसकी क्या जरूरत है, किसकी क्या आवश्यकता है, उस पर पूरा समाज नियंत्रण रखेगा और पूरा समाज अटेंशन देगा, ध्यान देगा उस पर। ठीक है, एक इंडिविजुअल ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर वो ही प्रॉपर्टी किसी समाज, पूरे समाज की हो, तो निश्चित रूप से पूरे समाज के लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसकी क्या जरूरत है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट, और जो समाजवादी थे वो इस परिवर्तन को चाहते थे और उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से अभियान भी चलाया। अब समझ गए समाजवादी लोगों की जो विचारधारा है वो क्या होती है। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद ये होता है बच्चों जिसमें व्यक्ति विशेष की कोई महत्व नहीं होता, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता, वहाँ महत्व होता है समाज का, पूरे समाज का। ठीक है, कि कोई भी चीज हो वो समाज के अनुसार बांटी जाए, व्यक्तिगत रूप से नहीं। इससे क्या होगा, उनका मानना होता है समाजवादियों का कि इससे समाज में समरसता आती है, एक रूपता आती है, कोई मतलब बड़ा या कोई छोटा नहीं, सब बराबर अपने आप। अब 2000 एकड़ वाला है, 2000 एकड़ का मालिक है अकेला, वो अकड़ा रहेगा कि मैं 2000 एकड़ का मालिक हूँ, ऐसे है वैसे है, किसी को कुछ नहीं समझेगा। लेकिन जब उसके 2000 एकड़ जमीन लेकर उसको 2 एकड़ जमीन दे दी जाएगी, अब बाकी जो उसकी और सारी ज़मीन है वो बांट दी जाएगी, तो वो भी, बाकी लोग भी 2-2 एकड़ हो जाएंगे, वो भी 2 एकड़ ज़मीन वाला हो जाएगा, तो उसकी जो अकड़ है वो भी निकल जाएगी, वो भी बराबर वो आ जाएगा लेवल में, वो भी अपना समझने लगा कि नहीं मेरी हैसियत भी अब वही है, 2 एकड़ वाली है। और दूसरी बात, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, उनको भी ज़मीन मिल जाएगी, उनका भी पेट भरने लगेगा। अब क्या होगा, अब या फिर इसको तुम इस तरह से सोचो कि वो जो 2000 एकड़ की जमीन है वो सरकार ले ले, यानी पूरा समाज ले ले, और पूरा समाज आपस में मिलकर के उस जमीन को बांट ले। समाज से मतलब यहां पर सरकार से है, यहां पर समाज मतलब समाज ले ले उस जमीन को, मतलब समाज ने जो सरकार बनाई है, जो गवर्नमेंट बनाई है, वो गवर्नमेंट ले ले, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से सबको उस जमीन का आवंटन करे, उसको अलॉटमेंट करे जिसकी जितनी जरूरत है। इससे क्या होगा, समाज में एक रूपता आएगी, बराबरी आएगी। ठीक है। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? अब यहां पर प्रश्न उठता है कि एक ऐसा समाज जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, उसको, उस समाज को कैसे चलाया जाएगा? और एक समाजवादी समाज का क्या आधार होगा? यानी मतलब अब आप कल्पना करिए कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश जहां इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अलाउ नहीं है, यानी कोई घर नहीं खरीद सकता, कोई जमीन नहीं रख सकता, है ना, कोई उसके वो प्रॉपर्टी रखने का उसको कोई अधिकार ही नहीं है, तो ऐसा समाज आखिर चलेगा कैसे? आप कल्पना कीजिए, जब किसी को अधिकार ही ना हो कि वो जमीन रखे, मकान खरीदे, मकान बनवाए, उसके नाम से मकान हो या उसके नाम से जमीन हो, ऐसा वो कुछ कर ही ना पाए, तो इस तरह का समाज आखिर चलेगा क्या? क्या आधार है आखिर समाजवादी समाज का? तो इसके उत्तर देखो अब आगे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। समाजवादियों के भविष्य के को लेकर के अलग अलग दृष्टिकोण थे, कई तरीके के दृष्टिकोण थे, यानी विजन थे कि समाजवाद का भविष्य क्या होगा। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो
कोऑपरेटिव में विश्वास करते थे। कोऑपरेटिव यानी सहकारी, सहकारिता, सहकारिता। अब ये कोऑपरेटिव्स क्या होता है, सहकारिता क्या होता है, ये मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, उससे समझा। जैसे मान लो बच्चों, तुम लोग क्लास 9th में पढ़ते हो, मान लो कि तुम लोग क्लास 9th के ए सेक्शन में पढ़ते हो, ठीक है, और उसमें 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उस क्लास में 9th ए में, और तुम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ काम किया जाए, मतलब कुछ पैसा, पॉकेट मनी अर्न किया जाए, कुछ पैसा कमाया जाए। 9th ए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने, सब ने 100-100 रुपये मिलाए, सब लोगों ने 100-100 रुपये मिलाए, पूरे 50 लोग बच्चों ने। तो कितने हो गए, 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपका कितना हो गया बेटा, 5000 रुपीज़। आपने 5000 रुपीज़ इकट्ठे किए। अब 5000 रुपीज़ में आपने सोचा हम लोग कुछ काम करते हैं। आपने क्या किया, कैंडल बनाने का काम शुरू किया। कैंडल यानी मोमबत्ती, कि भाई कैंडल बनाएंगे, ठीक है, और बेचेंगे। अब आपने कैंडल बनाने के लिए जो मशीन होती है वो खरीद, 5000 रुपये में आपने सारा मतलब अरेंजमेंट किया, वो कैंडल बनाने के लिए मशीन खरीदी, वैक्स खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, पैकेजिंग आइटम खरीदा, है ना, और 50 स्टूडेंट्स। अब ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स ने में काम बांट दिया गया भैया, कौन कैंडल बनाने का काम कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, हिसाब किताब कौन करेगा, रॉ मटेरियल वगैरह का जो है मामला वो कौन देखेगा। सब ने आपस में काम बांट लिया, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों कि आपने काम शुरू कर दिया, आपने कैंडल बनाना, मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, आपको प्रॉफिट मिलने लगा। तो अब जो वो प्रॉफिट मिलेगा, यानी जो फायदा मिलेगा, वो फायदा, दैट गेन और दैट प्रॉफिट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 50 स्टूडेंट्स, इक्वली। मतलब जो फायदा होगा वो बराबर बराबर 50 बच्चों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि भैया सबने 100-100 रुपए लगाए हैं, तो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का यही प्रक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग सहकारिता या कोऑपरेटिव। फिर उसके बाद मान लो कि कोई बच्चा है, बोला कि मेरे पापा ने मुझे 500 रुपये पॉकेट मनी दे दिए हैं भाई, है ना, तो मैं 100 रुपये नहीं बल्कि मैं 500 रुपये लगाऊंगा, मैं इस बिजनेस में मेरे 500 रुपये रहेंगे। तो अब उसके 500 रुपये लगेंगे, तो उसको जो फायदा मिलेगा वो उसके 500 के हिसाब से मिलेगा, है ना। तो कोऑपरेटिव में ये भी है कि आपका जितना शेयर होगा उस हिसाब से आपको फायदा भी दिया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई मालिक नहीं होता, कोऑपरेटिव में कोई मालिक नहीं होता, सब अपना अपना, सबको काम बांटा हुआ होता है और सबको काम करना होता है, ठीक है, और फायदा सब लोग उठाते हैं। दैट इज कोऑपरेटिव, इसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। तो कुछ समाजवादियों की विचारधारा थी कि भाई वो कोऑपरेटिव की तरह हो समाज। रॉबर्ट ओवन 1771 to 1858, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called the New Harmony in Indiana. एक अंग्रेज उद्योगपति ने कोशिश की कि उसने बनाया भी, उसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक कोऑपरेटिव समाज बनाया जिसका नाम था न्यू हार्मनी, इंडियाना, यूएसए में। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. कुछ जो समाजवादी थे वो ये महसूस करते थे कि जो कोऑपरेटिव्स है उनको बड़े स्तर पर कोई कोऑपरेटिव कोई एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बनाया जा सकता। कोई एक व्यक्ति चाहे कि बहुत बड़े लेवल पर कोऑपरेटिव का निर्माण करे तो ऐसा संभव नहीं है। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव, और उन समाजवादियों की मांग थी, कि डिमांड थी कि सरकारों को, जो सरकार है, जो देश का शासन है, सरकार, उसको चाहिए कि वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, उसको बढ़ावा दे।
नहीं, सरकार स्थापित करवाए, है ना। अकेले आदमी के बस की बात नहीं है कोऑपरेटिव बनाना। सरकार कानून का सहारा लेकर, अपने प्रशासन का सहारा लेकर कोऑपरेटिव्स बनवाए। इन फ्रांस, फॉर इंस्टांस, लुइस ब्लैंक 1813 to 1882 wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprise. लुइस ब्लैंक चाहते थे, फ्रांस में एक व्यक्ति थे लुइस ब्लैंक, वो चाहते थे कि सरकार जो है वो कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे और जितना भी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज हैं, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज यानी जो इंडिविजुअल ओन्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी जो व्यक्ति विशेष जिसके मालिक हैं, है ना, जो एक आदमी की फैक्ट्री है उद्योगपति की, उसको हटा दिया जाए, उसको हटाया जाए और उसकी जगह कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया जाए, कोऑपरेटिव्स की स्थापना की जाए। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by members. बस ये मैंने आपको तुमको पहले ही समझाया बच्चों कि ये कोऑपरेटिव किस आधार पे होनी चाहिए या कैसी होती थी। एसोसिएशंस ऑफ पीपुल, यानी आपस में लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव बनाया, मिलकर के वो काम कर रहे हैं और नई वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, और प्रॉफिट का जो डिवीजन है, यानी जो फायदा हुआ उसका जो बंटवारा है, फायदे का जो बंटवारा है, वो कौन आदमी किस तरह का काम कर रहा है उसके अनुसार उसको फायदा मिलना चाहिए, और उसने किस हिसाब से पैसा लगाया है उसके हिसाब से उसको पैसा या फायदा मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक बहुत है। ठीक है, अब बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाने में बच्चों ये फिर बोरिंग हो जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो है हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।